का हमारे YouTube चैनल पे बात करेंगे इंडियन ऑयल शेयर के बारे में। काफ़ी सारी नई अपडेट्स आती नज़र आ रही हैं और वीडियो के एंड पर बात करेंगे कुछ डिविडेंड स्प्लिट और काफ़ी सारी कंपनियों ने नए बोनस की घोषणा भी करी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाला सारा अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही इंडियन ऑयल पर बैक टू बैक नई अपडेट्स आती रेगुलर हमें नजर आ रही है। कुछ ना कुछ दिन बाद कोई ना कोई बड़ी अपडेट आ ही रही है। फिलहाल इंडियन ऑयल हरित जेट ईंधन उत्पाद के लिए पानीपत डीजल रिफाइनरी का उन्नयन करेगी, यानी कि इंडियन ऑयल अपग्रेड करता पानीपत डीजल रिफाइनरी को ग्रीन जेट फ्यूल प्रोडक्शन से नजर आएगा। काफी ये अपडेट देखने के लिए अच्छी हमें मिल रही है। सो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने यानी कि नेक्स्ट ईयर टिकाऊ विमान ईंधन जो एयरप्लेन्स में ईंधन जो है यहाँ पर डलता है SAF, उसके उत्पाद के जो एम से अपग्रेड करने के लिए जो पानीपत रिफाइनरी है 3 लाख बैरल प्रतिदिन की डीजल डिस्फ्राइजर इकाई को बंद करने की योजना बनाई। तो यह कंपनी जानकारी कंपनी के रिफाइनरियों के प्रमुख यानी कि अरविंद कुमार जी ने गुरुवार को दी। कुमार ने नई दिल्ली में एक उद्योग कार्यक्रम में बताया कि डीजल इकाई का ओवरऑल हाल इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में होने वाला है और भारत का लक्ष्य है 2027 तक यानी कि अगले साल तक जो विमान ईंधन है उसमें 1% स्थायी विमान ईंधन यानी कि SAF का उपयोग करना है, जिसे 2028 तक दुगुना करके 2% कर। सो रिफाइनरी के बंद होने से डीजल उत्पाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि रिफाइनरी के पास पानीपत संयंत्र में अतिरिक्त डीजल हाइड्रोट्रिट्स है। दैट मीन कि ये रिफाइनरी के जो डीजल बंद होने के उत्पाद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अलग से सिस्टम जो है बने हुए हैं। और उन्नत इकाई पर खाद्य तेल प्रति वर्ष 30,000 मीट्रिक टन ASF का उत्पाद करेगी और देश की सबसे बड़ी रिफाइनर कंपनी इंडियन ऑयल SAF बनाने के लिए जो अदर रिफाइनरियां हैं कुछ कैरोसिन उत्पाद इकाइयों को भी उन्नत अपग्रेड करने पर विचार करेगी। और इंडियन ऑयल जल्द ही 70,000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाले यानी कि हरित हाइड्रोजन संयंत्र और एक स्थायी विमान ईंधन परियोजना के लिए बोलियां भी मंत्री करेगा और पानीपत रिफाइनरी में 10,000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाली हरित हाइड्रोजन सुविधा बनाने के लिए इंजीनियरिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लॉरेंस एंड टर्बो को पहले ही बोली दे दी। तो ये एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। L&D संयंत्र का निर्माण और संचालन करेगी। इंडियन ऑयल को 397 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से हरित हाइड्रोजन बेचेगी और भारत ने रिफाइनरियों के लिए 2030 तक अपनी हाइड्रोजन की आधी मांग को हरित हाइड्रोजन के माध्यम से पूरा करने का लक्ष्य भी रखा है। फिलहाल अगर हम क्रूड और ब्रेंट क्रूड की बात कर लें तो फिलहाल 70 से अबव निकलता ब्रेंट जो लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग देखने के लिए मिली है तो यहाँ पर ये 70 से अबव निकलता नजर आ रहा है। वैसे तो इस क्वार्टर में तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज अगर ये 75 से अबव निकलता है और उसके ऊपर सस्टेन रहता है तो कहीं ना कहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की प्रोबेबिलिटी पर हमें फर्क देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन फिलहाल 70, 75, 70 है, 70 से नीचे हैं, 75 से नीचे हैं तो वेल एंड गुड है और ये भी हमें एक अच्छा सिनेरियो जो है बनता नजर आ रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिससे आपको आने वाले समय के लिए इंडियन ऑयल का काफ़ी अच्छा सिनेरियो क्लियर होता नजर आ सकता है। लेकिन इससे पहले एक पॉइंट को समझ ले कि सरकार के फैसले से इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL के शेयरों में आ सकती है जबरदस्त तेजी। निवेशकों के लिए क्या ये मौका है? LPG सिलेंडर से जुड़ा है मामला। तो LPG सिलेंडर से है जो मामला जुड़ता नजर आया है। क्या स्टॉक में तेजी आएगी? ये तो खैर बाद की बातें हैं, लेकिन अपडेट क्या है हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट। पिछले 1.5 साल से हर बार जब आपने गैस सिलेंडर खरीदा तो शायद आपने उसकी कीमत पर नाराजगी जताई होगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन ऑयल जैसी सरकारी कंपनियां LPG सिलेंडर की लागत से भी कम दाम पर बेच रही हैं और अब तक हजारों करोड़ का नुकसान झेल चुकी हैं। अब सरकार इन कंपनियों की भरपाई करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 30 से 35,000 करोड़ तक की सब्सिडी देने की तैयारी। यहाँ पर एक अपडेट हमें देखने के लिए यहाँ पर ET मिल रही है, जहाँ पर में पेश हुए 2025-26 के बजट में ऐसी किसी भरपाई का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन अप्रैल में सरकार ने चुपचाप पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी, जिससे करीब 32,000 करोड़ की अतिरिक्त कमाई हुई। किसको? सरकार को। लेकिन यही रकम इन तेल कंपनियों को राहत देने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। एक अधिकारी ने कहा है कि तेल बेचने वाली कंपनियां सरकार की ही कंपनियां हैं और उन्हें नुकसान की भरपाई जरूर होगी। यह पता लगा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ और कैसे पूरा किया जाएगा।
एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं ताकि आम परिवार महंगी बाजार दरों से बच सकें। सरकार की तय कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम से कम होती हैं, क्योंकि भारत में एलपीजी की जितनी मांग है उतनी पूरी नहीं होती, इसलिए हमें बाहर से एलपीजी खरीदना पड़ता है और बाहर से खरीदने की वजह से तेल कंपनियों को नुकसान होता है, जिसे अंडर रिकवरी कहा जाता है। 2024-25 में भी कुल नुकसान करीब 40,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, पेट्रोल डीजल पर भी टैक्स बढ़ाने के साथ साथ सरकार ने अप्रैल में घरेलू गैस सिलेंडर भी 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अब इससे फायदा क्या हुआ कि गैस की जो असली लागत और बेचने की कीमत में भी जो फर्क था वो थोड़ा कम हुआ। मतलब तेल कंपनियों को पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम घाटा हो रहा है और सरकार सोच रही थी कि 2 साल में मिलाकर 35,000 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि जो एक्स्ट्रा पैसा पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर इकट्ठा हुआ है उसे तेल कंपनियों को मुआवजे के तौर पर कैसे दिया जाए, और इस पर विचार हो रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये पैसा कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, जो कि सरकार का जो मुख्य खजाना होता है, उससे दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा है कि हाँ, योजना तो कुछ वैसी ही बन रही है। जैसे इस मुआवजे का प्लान पक्का होगा उसे कैबिनेट मंत्रिमंडल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यानी कि सारी की सारी अपडेट तब काम की है जब यहाँ पर मंजूरी मिली। सरकार वैसे इससे पहले हरदीप सिंह पुरी जो तेल और पेट्रोलियम गैस मंत्री, इन्होंने भी ऐसी ही एक स्टेटमेंट दी थी जो मैंने आपके साथ पिछले कई दिनों से लगातार शेयर करी है। फिर आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, पहले 5 मिनट में वो शेयर की हुई है 5-6 मिनट के अंदर। सरकार पहले भी इन कंपनियों को हुई नुकसान की भरपाई करती रही है। 2021-22 और 22-23 में सरकार ने इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल को 22,000 करोड़ की सब्सिडी, जबकि कुल घाटा 22,249 करोड़ था। और अधिकारी ने यह भी कहा है कि जब कंपनियों को ये पैसा मिलेगा तो वे खुद तय करेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, चाहे तो वो नया प्रोजेक्ट शुरू करें या फिर दूसरी जरूरतों को में खर्चा करना हो। तो नया प्रोजेक्ट भी शुरू किया जा सकता है या फिर दूसरी जरूरतों में भी। फिलहाल तो चीज़ों हैं उनके द्वारा काफ़ी जो स्टेटमेंट रहती हैं वो नए प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। अब होगा क्या वो तो खैर वही तय करेंगे, लेकिन सरकार इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को एलपीजी पर हुए नुकसान की भरपाई करती है, तो इसका सीधा असर इन कंपनियों के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और सेंटीमेंट पर पड़ेगा। काफ़ी काम की खबर है। अब यहाँ पर 2 मिनट के लिए करीब समझेंगे क्या फ़ायदा किस तरह से होगा, जिसके लिए आपको आने वाले समय में भी इंडियन ऑयल की काफ़ी चीज़ों का समझ लगेगा। मेन इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए देखिए, लागत का बोझ कम होगा, मुनाफा बढ़ेगा। एलपीजी को लागत से कम कीमत पर बेचने से कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसे अंडर रिकवरी कहा जाता है। और अगर सरकार इनकी भरपाई करती है तो कंपनी की बैलेंस शीट पर से घाटे का बोझ हटेगा और उनकी कमाई में सुधार होगा। इससे निवेशकों को कंपनी के भविष्य की ग्रोथ पर भरोसा बढ़ेगा। जैसे ही सब्सिडी को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो आधिकारिक ऐलान होता है, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है, तो इन कंपनियों के शेयर में पॉजिटिव असर दिख सकता है। निवेशक इसे पॉजिटिव ट्रिगर मानते हैं। ऐसे समय पर शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा इनके द्वारा कहना है। अब होगा या नहीं वो बाद की बात है, लेकिन एक चीज क्लियर हो रही है, अगर ऐसा होता है तो लंबे समय में काफी अच्छे सिनेरियो चेंज होते नजर आएंगे जो कि पॉजिटिव होंगे। कैपेक्स पर भी विस्तार की योजनाओं को भी बल मिलता नजर आएगा। जब कंपनियों को मुआवजे की राशि मिलेगी तो उसका इस्तेमाल नए प्रोजेक्ट्स या ऑपरेशंस में सुधार करना, मतलब कि इन कंपनियों को अपनी ग्रोथ प्लान को आगे बढ़ाने के लिए फंड मिलेगा, जिसे लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन हो सकता है। इससे पहले अनुभव से मिला है कि इससे पहले भी जब 2021-22-23 सरकार ने सब्सिडी की भरपाई की है और यह बड़ी राहत का पैकेज हो। बाकी मेन पॉइंट डिस्क्लेमर में है और इससे ज्यादा मेन पॉइंट क्या है, देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपए भी इंडियन ऑयल में निवेश करने हैं तो 5-5 रुपए करके 20 बार में निवेश करें। जैसे जैसे स्टॉक 10-10 पॉइंट, 5-5 पॉइंट एटलीस्ट गिरता है, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करते रहें। अगर स्टॉक नीचे भी आएगा तो आपको एक अच्छा एवरेज रहेगा और कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा यहाँ पर लंबे समय में अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्या पहला क्रूड ऑयल के प्राइसेस और दूसरा कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिनेरियो जो है देखा जा सकता है। बाकी देखिए, ऐसा मेरा निजी विचार है, मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए। बाकी आप फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी जरूर लें। फोकस करता न्यूक्लियर पावर्स पे नजर आएगा, जहां पर गवर्नमेंट का प्लान है कि सेटअप करना है 22 गीगावाट न्यूक्लियर पावर 2032 तक और 100 गीगावाट करना है 2047 तक। और फिलहाल रिटर्स के अकॉर्डिंग फिलहाल 8.7 गीगावाट यहाँ पर इंडिया में देखने के लिए भारत में मिल रहा है। और तो और देखें तो इंडियन ऑयल प्रिपेयर करता है कि नया सिनेरियो जो है नजर आ रहा है, जिसमें एन पावर न्यूक्लियर पावर की बात कही गई है। चेयरमैन सहनी का ऐसा कहना है कि वो फिलहाल नायरा के स्टेक में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर फोकस किया जा रहा है नई प्लानिंग पर, न्यूक्लियर पावर पर। और यहाँ पर बात करें तो इंडियन ऑयल टाइप करता
एनपीसीएल के साथ पहले नजर आया है, जहां पर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए एक बढ़िया जो है रिफाइनर टेकिंग फ्रेश लुक एट एन पावर की तरफ ध्यान देता और बैक सेक्टर करता है यहां पर स्पॉटलाइट में टाइम जो है नजर। कहने का मीन यहां पर एक बड़ा सिनेरियो जो है फोकस किया जा रहा है न्यूक्लियर पावर के ऊपर। तो काफी अच्छी इंपॉर्टेंट अपडेट फिलहाल हमें आती नजर आई। और एक बड़ी और अपडेट आती नजर आ रही है जहां की बॉन्ड की बात कही जा रही है। बॉन्ड पर मैंने वैसे आज 2-4 दिन पहले तो आपके साथ डिस्कस किया था, शायद आगे भी किया हो, कि यहां पर बॉन्ड की अपडेट आती नजर आ सकती क्योंकि कंपनी ने बॉन्ड पहले कैंसिल कर दिया था। तो फिलहाल अडानी, इंडियन ऑयल और अडानी गैस परिवर्तियां बॉन्ड बिक्री के जरिए $161 मिलियन जुटाएगी, जो कि बहुत बड़ी रकम है। और यह धन उगाही ऐसे समय में हो रही है जब सरकार, गवर्नमेंट ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को फिलहाल 6% से बढ़ाकर 2030 तक 15% करने की योजना बना रही है। और तो और मामले से परिचित लोगों के अनुसार इंडियन ऑयल और अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड बॉन्डों की बिक्री से 13.78 बिलियन रुपए यानी कि $161 मिलियन जुटाने की योजना बना रही है, जो इस वर्ष यानी कि 2025 भारत में इस तरह का सबसे बड़ा सौदा हो सकता है। सूत्र ने नाम न बताने की शर्त बताया कि कंपनी, जो सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अरबपति गौतम अडानी के अडानी गैस टोटल लिमिटेड का संयुक्त एक उद्यम है और अनिवार्य रूप से परिवर्तित डिबेंचर के माध्यम से 4 किस्तों से धन जुटाने की योजना बना रही है और एक निश्चित डेट और इक्विटी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ब्लूमबर्ग द्वारा आंकड़ों के अनुसार शहरी गैस वितरण जो कंपनी का यह सौदा है, इस साल मार्च में अडानी की एक अन्य कंपनी ATL HBDC द्वारा की गई 9 अरब रुपए की पेशकश के बाद से देश में इस तरह का सबसे बड़ा हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है और इस रास्ते से कंपनी को पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी और मौजूदा इक्विटी को बाद में तब तक के लिए टाला जा सकेगा जब मूल्यांकन संभावी रूप से अधिक बढ़िया होगा, अनुकूल होगा। तो एक बड़ा उद्यम जो है हमें होता इंडियन ऑयल और अरबपति गौतम अडानी के बीच में नजर आ रहा है। और वहीं पर इससे एशिया के शेयरों में परिवर्तित और विनिमय योग्य बॉन्डों के प्रति बढ़ती मांग को मजबूती मिलती है क्योंकि बाजार में जो अस्थिरता बढ़ती है और उच्च ब्याज दरों के कारण ये निम्न कूपन उपकरण जारीकर्ताओं के लिए तेजी से आकर्षक अट्रैक्टिव भी होते जा रहे हैं। तो सूत्र ने भी बताया है कि अडानी गैस 1, 2 और 3 साल में जरिए 3.5 अरब रुपए और बाकी 3.28 रुपए 4 साल में ऐसे ही उपकरणों के जरिए जुटा सकती है। सो अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन एक अपडेट आती हमें नजर आ रही है जो कि हमें पता ही है कि बॉन्ड पर जो है सहनी जी ने पहले जो बॉन्ड यहाँ पर निकाला था, करना था, लेकिन वहां पर रिलीज नहीं किया गया, बॉन्ड के जरिए पेमेंट नहीं जुटाई गई क्योंकि यहाँ पर सहनी जी का कहना था कि फिलहाल अभी आरबीआई ने जो रेट कट किया है उसकी वजह से लोन इन फ्यूचर सस्ते मिलेंगे, तो उसको देखते हुए इन्होंने कैंसिल कर दिया। और तो और यहाँ पर नोमुरा की भी एक रिपोर्ट आती नजर आई है जहां पर उन्होंने काफी अच्छी चीजें डिस्कशन में दी हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की बात की है, 26% तक की बढ़त की बात यहाँ पर कही गई है। नोमुरा इंडिया तेल विपणन कंपनियां ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए अपने लक्ष्य को भी बढ़ाते नजर आए हैं, जिसमें से IOCL, BPCL, HPCL के बारे में बात कही गई है। और तो और यहाँ पर मेन पॉइंट समझे तो इंडियन ऑयल के लिए उन्होंने 150 से 160 के टारगेट कर दिए हैं, HPSL के 435 से 540 और BPSL के लिए 360 से 435। नोमुरा का कहना है कि पेट्रोल डीजल के लिए जो मार्केटिंग मार्जिन है क्वार्टर 1 में अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है और तेल विपणन कंपनियों को पिछले 5 वर्षों के अगर औसत बात करें तो 3 रुपए प्रति लीटर की तुलना में 10.30 रुपए प्रति लीटर का मार्जिन मिला। और इस साल अप्रैल की बात कर लें जो कि 1-2 महीने पहले की बात है, उसमें पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए सरकार द्वारा घोषित उत्पाद शुल्क में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बावजूद तो काफी अच्छा प्रति लीटर यहाँ पर बताया जा रहा है इनके द्वारा। और फिर भी उन्होंने को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 26-28 के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यानी कि आने वाले 2 सालों में जो इनके मार्जिन है 6 रुपए प्रति लीटर रहेगा, जो अभी भी काफी अच्छा मार्जिन है। तेल विपणन कंपनियों ने रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल क्षमता विस्तार में भी महत्वपूर्ण जो निवेश की योजना बनाई है और उच्च विपणन मार्जिन में इनमें से कुछ पहलों को आंशिक रूप से वित्त पोषित करने में मदद भी मिल सकती है, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल सकती है और एक बड़ा पूंजी का एक बड़ी इन्वेस्टमेंट निवेश की योजना यहाँ पर पेट्रोकेमिकल क्षमता विस्तार के लिए इंडियन ऑयल ने बनाई भी है, जो कि हमने आगे शेयर भी की हुई है। 2026 के दौरान सरकार ने जो 30,000 करोड़ की वसूली को ध्यान में रखते हुए जो वित्त वर्ष 25 तक जो लॉस हुआ है LPG के पीछे, यानी कि सिलेंडर पे हर सिलेंडर पर काफ़ी लॉस हुआ है इनको कंपनियों को, तो इंडियन ऑयल यहाँ पर जो है और BPCL और HPCL के बीच में एक रूप से विभाजित किया जाएगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। वहीं यहाँ पर 2026 के दौरान जो देखने के लिए मिला
और तो और पॉइंट को मेन समझे तो ब्रोकरेज ने इंडियन ऑयल को अट्रैक्टिव बताया है। अट्रैक्टिव क्या बताया है? उसका मूल्यांकन, यानी कि फिलहाल जहां पर स्टॉक का प्राइस है वो एक अट्रैक्टिव प्राइस है, क्योंकि मैंने पहले भी शेयर किया है कि पी रेशो के अकॉर्डिंग की बात करें तो स्टॉक यहां पर सही देखने के लिए मिल रहा है कि महंगा नहीं है। और फिर MTPA, आपको पता है कंपनी अपनी रिफाइनरी क्षमता भी बढ़ाने की बात कर रही है और बढ़ाती भी नजर आ रही है कंटिन्यूसली। और इंडियन ऑयल के पास महत्वपूर्ण डाउन स्ट्रीम विस्तार योजनाएं भी हैं। लेकिन फिलहाल पेट्रोकेमिकल के फिलहाल की बात की जाए वर्तमान में तो डाउन साइकिल के साथ नोमुरा को पेट्रोकेमिकल विस्तार से निकट से मध्यम शॉर्ट पीरियड और मीडियम टर्म की बात करें तो किसी भी अच्छा आय का योगदान की उम्मीद नहीं है पेट्रोकेमिकल से। तो इसका ऐसा इनके द्वारा यहाँ पर कहना है। RBC कैपिटल की बात कर लें तो ओपेक के जो 8 बड़े देश हैं उनके द्वारा 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन के वॉलंटरी कट में से 80% उत्पाद वापस लेने जैसा है। अब तक सऊदी अरब ही सबसे ज्यादा उत्पाद बढ़ा रहा है, बाकी देश लक्ष्य से पीछे हैं। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो 3 अगस्त को होने वाली अगली मीटिंग जो है ओपेक प्लस सितंबर के लिए भी 5.5 लाख बैरल दिन की बढ़ोतरी का ऐलान करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 9 जुलाई के पहले कई ट्रेड डील्स का ऐलान किया जाएगा और 1 अगस्त से नए टैरिफ लागू होंगे और इससे तेल की मांग और सप्लाई चेन पर दबाव आ सकता है। तो काफी सारे मिक्सअप से पॉइंट्स जो हैं देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट है कि सितंबर में भी 5.5 लाख बैरल की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो और वेल एंड गुड है, कहीं ना कहीं कंपनी अगले क्वार्टर के लिए भी एक अच्छा सिनेरियो बनाती नजर आएगी। वहीं पर अगर हम एक पॉइंट को समझे तो वो क्या है? देखिए, भारत की तेल मांग 2050 तक प्रतिदिन 8.3 मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है और IOC इस बढ़ती मांग से महत्वपूर्ण वृद्धि का एक गोल टारगेट लक्ष्य रखती है। IOC लक्ष्य ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा पर भी ध्यान केंद्रित करके अपने सुधार करती, जो कि यहाँ पर फॉसिल फ्यूल को कम करना और 2040 तक नेट जीरो इमिशन जो है यहाँ पर कार्बन का है ना, 2050 तक इसका लक्ष्य 200 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन करना है और लाखों टन जैव ईंधन और बायोगैस का उत्पादन करना है। वहीं पर 2047 तक तेल कारोबार की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन और ईवी चार्जिंग जैसे स्वच्छ ऊर्जा पहलों के साथ जोड़कर $1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की कंपनी बनने की बड़ी योजना है। तो ये कुछ गोल्स हैं इंडियन ऑयल के इन फ्यूचर के लिए। और तो और यहां पर समझे तो कंपनी अपनी अब अक्षय ऊर्जा पर भी काम कर रही है, जिसका लक्ष्य है सौर, पवन, जल विद्युत, जैव ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से 2030 तक ही 31 गीगावाट क्षमता को हासिल करना है। यानी कि जो काम कंपनी फिलहाल कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन साथ में कंपनी अब एनर्जी जैसी चीजों पर भी फोकस करी है, जो कि मैंने आगे भी काफी अच्छा डिस्कस किया हुआ है। और जो खुदरा दुकानों पर परिचालन हैं, जो सौर ऊर्जा से संचालित करके स्थिरता को एक बड़ा कदम पहल की ओर उठाया है। इंडियन ऑयल की जो योजना है 2050 तक भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का 8वां हिस्सा पूरा करने की है और स्वयं को भारत के भविष्य के ऊर्जा प्रदर्शन के लिए एक स्तंभ रूप के स्थापित करना चाहती है। वहीं पर पेट्रोकेमिकल उत्पाद को भी क्षमता को बढ़ाती कंपनी कंटिन्यूसली नजर आ रही है, जो कि 2030 तक 3 गुना से अधिक होने की उम्मीद है। गुजरात पानीपत रिफाइनरियों में नए संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं और हल्दिया में ल्यूब ऑयल क्षमता भी बढ़ाई जा रही है, जो कि मैं आपके साथ वैसे पहले वाली वीडियोस में डीप एनालिसिस करता रहता हूं। आगे संडे की वीडियो में कुछ स्पेशल लेकर के आता हूं। और इसके अलावा भी समझे तो ईंधन स्टेशन, थोक भंडार, टर्मिनल, अंत दृश्य डिपो, विपान, ईंधन स्टेशन और LPG बॉटलिंग संयंत्रों के साथ एक अच्छा मिश्रण संयंत्रों का नेटवर्क है। देश भर में अपने ऊर्जा पंपों पर लगभग 257 इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी चार्जिंग स्टेशन और 29 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी स्थापित किए। तो 257 जो है धीरे धीरे कंपनी ने, आपको पता पिछले साल की बात करें तो सन मोबिलिटी के साथ एक कोलैब हुआ था जो मैंने डिस्कस भी किया था लास्ट ईयर। वहां से कंपनी धीरे धीरे 257 इलेक्ट्रिक वाहन स्टेशन तक पहुंच चुकी है। तो ये काफी अच्छी बात है। कंपनी अभी एनर्जी पर भी फोकस करती नजर आ रही है और कच्चे तेल के दाम भी कम होते फिलहाल नजर आ रहे हैं, जिसका इंपैक्ट आपको कंपनी पर देखने के लिए शेयर पर मिल ही रहा है। यूबीएस का बड़ा बयान आता ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पर हाई मार्केटिंग मार्जिन्स की बात कही जा रही है और रिटेल फ्यूल प्राइस इन्वायरमेंट की बात भी कही जा रही है, जिसका बेनिफिट सीधा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को होता नजर आएगा अकॉर्डिंग टू यूबीएस। और साथ में टारगेट्स प्राइस भी दिए जा रहे हैं। तो बात कर लें तो स्विस निवेश बैंक यानी कि यूबीएस ने बीपीसीएल पर रेटिंग दी है, लक्ष्य मूल्य बढ़ा दिया है, 390 प्रति शेयर कर दिया है। एचपीसीएल पर भी खरीदे रेटिंग दोहराई और 500 का टारगेट भी दिया। इंडियन ऑयल पर यूबीएस ने 180 रुपए प्रति शेयर का टारगेट दिया है और बाइंग की रेटिंग बनाई रखी है। यूबीएस के अनुसार जो यहां पर मार्जिन्स हैं ईंधन के, वो मूल्य वातावरण जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए उच्च विपणन मार्जिन से प्रॉफिटेबिलिटी होती है। और यूबीएस
पॉजिटिव बना हुआ है। उम्मीद है कि आगे सहमति से आय में यानी कि इनकम में सुधार होगा और अच्छा पूंजीगत व्यय या कि बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए मजबूत मुक्त कैश यहां पर प्रवाह जो है उसका उत्पन्न होगा। यूबीएस ने कहा कि वित्त वर्ष 26 के लिए 5 रुपए प्रति लीटर का आम सहमति वाला मार्केटिंग मार्जिन रूढ़िवादी प्रतीत होता है और वित्त वर्ष 25 के 6 से 7 प्रति लीटर के स्तर यानी कि 11 प्रति लीटर के मौजूदा स्पॉट मार्जिन की तुलना की जाए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा सिनेरियो निकल करके आ रहा है, यानी कि पेट्रोल और डीजल पर भी कंपनियों को एक अच्छा बेनिफिट होता नजर आ रहा है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के प्राइस वही हैं लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइस कम है। मैट्रिक इंस्टीट्यूट इक्विटीज ने भी एक नया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तेल और गैस क्षेत्र के जो वित्त वर्ष 2026-27 तक मजबूत वृद्धि देखने को मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कमोडिटी में भी महत्वपूर्ण अस्थिरता के बावजूद इस क्षेत्र में वृद्धि की संभावना है। पर एमके ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म द्वारा भी शेयर बाजार की नवीनतम सिफारिशें भी यहां पर दी गई हैं। समझा जाए तो एमके ग्लोबल ने शेयर के लिए खरीदे रेटिंग शुरू की है और 170 रुपए प्रति शेयर के टारगेट के साथ यानी कि 15% की करीब बढ़त का संकेत यहां पर देता है। और फिर यहां पर एक और अपडेट देखने के लिए मिल रही है कि दिसंबर तक 55 से $60 पर आ सकता है कच्चा तेल। दूसरी छमाही में सुस्त रहेगी मांग। तो यानी कि कच्चा तेल अगर नीचे की तरफ आता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए अच्छी बात है। कहीं ना कहीं कंपनियों के मार्जिन्स पर काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बनती नजर आएगी और ये चीज़ आप लोगों के सामने ही है। और दूसरी छमाही में तेल की जो औसत कीमतें हैं उसका अनुमान क्या है। देखिए दिसंबर 2025 की ब्रेंट की जो कीमतें हैं वो $55 प्रति बैरल 60 के करीब या बीच हो सकती हैं क्योंकि दूसरी छमाही के लिए औसत कीमत $60 से अधिक सी सकती है। और हमारे मूल्यानुमान यह है कि ओपेक प्लस सुस्त मांग वृद्धि के इस माहौल में कीमतों का आक्रामक रूप से बचाव नहीं करेगा और ये अगर अपना रुख बदलता है तो निश्चित ही पूर्वानुमान बदला जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए और अच्छी बात है। समझने वाला कि जो 30 अप्रैल 2025 के संचार में यहाँ पर जब कंपनी के रिजल्ट्स आए थे तो डिविडेंड की कंपनी ने यहाँ पर सिफारिश की थी। तो यहाँ पर 26 जून 2025 को आयोजित बैठक में कंपनी ने 3 रुपए प्रति इक्विटी शेयर पर डिविडेंड जो शेयरधारक की रिकॉर्ड डेट है यहाँ पर डिविडेंड की पात्रता की तो वो है 8 अगस्त 2025 यानी कि फ्राइडे के दिन रहेगी 8 अगस्त को। अगर 8 अगस्त को ये स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में रहेगा तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल बन जाएंगे और 30 दिन के अंदर अंदर जो है अमाउंट यहाँ पर आता नजर आएगा। और 26 जून की यहाँ पर जो मीटिंग रही है वहां पर फाइलिंग में एक कहा गया। यहाँ पर समझे तो कंपनी ने फिलहाल 2003 से अब तक की बात करें, लास्ट 20 ईयर्स की बात कर लें तो 37 डिविडेंड यहाँ पर कंपनी अनाउंस कर चुकी है। इंक्लूड 5 रुपए शेयर दिया नवंबर में जो कि 2023 में, 3 रुपए फिर फाइनल 2023 में ही और जुलाई 12 में भी 2024 में यहाँ पर 7 रुपए का डिविडेंड दिया अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन की बात करें तो 37 डिविडेंड कम नहीं होते। वहीं पर अगर चॉइस ब्रोकिंग के डेरिवेटिव विशेषज्ञ हार्दिक मटालिया की बात करें तो आईओसी इंडियन ऑयल फिलहाल 146 के करीब कारोबार कर रहे हैं। निचले स्तरों से उछाल देखा गया है, समेकन का चरण आया है। हालिया तेजी के बाद एक स्वस्थ ठहराव का संकेत भी देता है। दैनिक चार्ट पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जो आमतौर पर एक तेजी से उलट गठन होता है और इस पैटर्न की नेकलाइन के ऊपर स्थायी ब्रेकआउट 150 के स्तर के पास और एक नई तेजी की शुरुआत का संकेत दे सकता है। यानी कि अगर स्टॉक 150 रुपए का ब्रेकआउट करता है उसके ऊपर सस्टेन रह लेता है तो यहां से एक नई तेजी हो सकती है, ऐसा हार्दिक मटालिया जी का कहना है। आरएसआई भी यहां पर बात करें तो तेजी का समर्थन करते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा है और इंडियन ऑयल की प्रमुख एवरेज से भी ऊपर आराम से कारोबार कर रहा है और ये चल रहे रुझान में अनहित ताकत को दर्शाता निरंतर तेजी की संभावना को भी मजबूत करता है। तो 150 रुपए का पक्का ब्रेकआउट 165-70 तक के लेवल दिखा सकता है या फिर उस लेवल तक के रास्ते खोल सकता है जिसमें 145 के पास सपोर्ट जोन बनता नजर आ रहा है और व्यापारियों को समय से पहले प्रवेश से बचने के लिए नए पदों में प्रवेश करने के पहले वॉल्यूम की ताकत का इंतजार करना चाहिए। मौजूदा स्तरों पर स्टॉक को जमा करने का विचार है और गिरावट पर अधिक जोड़ने पर विचार कर सकते हैं। नीचे की ओर 135 का स्तर महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र बना हुआ है। जब तक स्टॉक इसके ऊपर है तब तक एक पॉजिटिव और तेजी बनी रहे। अब ऐसा यहां पर देखिए इनका कहना है ऐसा होगा या नहीं वो तो मार्केट ही डिसाइड करेगा, पर ऐसा इनका एनालिसिस था, व्यू था जो हमने आपके साथ शेयर किया। इंडियन ऑयल से भारत पेट्रोलियम तक तेल विपणन कंपनियों की जो Q1 की मजबूती है, क्या Q1 में उनको मजबूती क्यों मिल सकती है, क्या वो रीजंस हैं
क्वार्टर वन के रिजल्ट्स क्यों अच्छे आ सकते हैं, तो शॉर्ट में समझेंगे बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट। भारत की सरकारी तेल विपणन कंपनियां IOCL, BPCL और HPCL वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन के लिए तैयार है, जो बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन, उच्च ईंधन विपणन प्रसार और स्थिर कच्चे तेल की कीमतें और LPG घाटे में कमी के कारण। यहाँ पर एक पॉइंट दिया जा रहा है कि उनके पक्ष में अब तक क्या काम कर रहा है। पिछले रिजल्ट से अब तक बात करें तो सिंगापुर सकल रिफाइनिंग मार्जिन, जो एशियाई रिफाइनरी के लिए एक बेंचमार्क है, 2026 की पहली तिमाही में औसतन $5.5 BBL रहा, जो क्वार्टर 4 में 3.1 BBL से अधिक है। और यह वित्त वर्ष 2024 की जो क्वार्टर 4 के उच्चतम स्तर को भी दर्शाता है और यह इनकम का एक प्रमुख चालक है। GRM में भी प्रत्येक $1 वृद्धि आमतौर पर तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की इनकम को 14 से 16% तक बढ़ाती है और पेट्रोल और डीजल पर भी बढ़ते प्रसार से रिकवरी की सपोर्ट मिलती है। मेन पॉइंट पक्ष में क्या काम कर रहा है, रिफाइनिंग मार्जिन में उछाल आता नजर आ रहा है, जो 14 से 16% तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की इनकम को बढ़ाती है। सेकंड पॉइंट यहां पर यह है कि मार्केट के मार्जिन जो हैं वो मजबूत बने हुए हैं। मार्केटिंग मार्जिन यानी कि ईंधन विपणन मार्जिन मजबूत बना हुआ है। मार्जिन पिछली तिमाही में 6.30 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर पहली तिमाही में 9.3 रुपए प्रति लीटर हो गया है। दैट मीन जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट पहले रहे उसमें जो मार्जिन था वो 6.3 था, अब जो है फिलहाल 9.3 चलता नजर आ रहा है। और ईंधन मार्जिन पर भी 0.5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि से कंपनी के आधार पर ईबिटा में भी 7 से 11% की वृद्धि होती है। ईंधन मूल्य निर्धारण में और स्थिरता और मजबूत मांग ने कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से संभावित दबाव को कम करने की मदद की। तो ये दूसरा पॉइंट है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पक्ष में काम कर रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कच्चे तेल की कीमत की स्थिरता और इन्वेंट्री घाटे को सीमित कर डाला। मार्च में जो क्वार्टर तिमाही के कच्चे तेल की जो कीमत थी वो $70 प्रति बैरल से गिरकर जून में $67 प्रति बैरल हो गई, जो कि हमने देखा मौजूदा कीमतें $75 के करीब हैं। लेकिन वित्त वर्ष 2025 के औसत $81 प्रति बैरल से नीचे है। ICICI सिक्योरिटीज के प्रोबल सैन के अनुसार इस कच्चे तेल का जो प्रबंधीय हो जाता है और इन्वेंट्री का नुकसान न्यूनतम हो जाता है। यहां तक कि $1 प्रति बैरल की वृद्धि भी खुदरा मार्जिन पर भी 0.52 रुपए का लीटर का असर डालती है, फिर भी वे ऐतिहासिक स्तरों से ऊपर बने रहते हैं। मेन पॉइंट समझे तो कच्चे तेल की कीमतों की बात कही जा रही है, जो कि लगभग क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बाद काफी समय तक 70 से और 75 से नीचे रहे। ऑल ओवर इस अपडेट में $81 के बैरल के नीचे ही देखने के लिए क्रूड ऑयल के प्राइस मिल रहे हैं। और जो एनालिसिस का कहना है तो उनका भी यही कहना है कि ऐतिहासिक स्तरों से ऊपर बने रहते हैं, क्योंकि 0.53 प्रति लीटर का असर डालती हैं खुदरा मार्जिन पर। यहाँ पर एक वृद्धि की बात कही गई है। और वहीं पर LPG अंडर रिकवरी भी कमी आई है। चौथी तिमाही में 247 रुपए प्रति सिलेंडर थी और इस तिमाही में घटकर 177 रुपए हो गई, जो वर्तमान में 151 रुपए से और कम है। यानी कि ऐसे घरेलू मूल्य में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी और अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भी 12-13% की गिरावट के कारण हुआ। दैट मीन LPG घाटे में भी कमी से प्रॉफिटेबिलिटी में मदद मिली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यहाँ पर इंडियन ऑयल के लिए स्पेशल काम करते नजर आ रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वडोदरा स्थित गुजरात रिफाइनरी कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान 2 पेट्रोकेमिकल इकाइयों को चालू करके पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में विविधता लाने में मदद के लिए 24,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। बाकी वीडियो जो है हमने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप कोई भी डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। तो अब बात कर लेते हैं कुछ बोनस शेयर्स के बारे में। तो जुलाई में महीने में कई कंपनियों ने कॉर्पोरेट एक्शन का असर स्टॉक पर देखने को मिलता है और इन कंपनियों ने हाल ही के दिनों में स्टॉक में कई ऐलान किए हैं, जिसमें 4 कंपनियां बोनस का ऐलान भी शामिल है और 4 कंपनियों ने मई के महीने में बोनस देने का ऐलान किया और अब जुलाई के पहले 2 हफ्तों के अंदर इस बोनस डेट का एक्स डेट का ऐलान जो है आता नजर आएगा। बोनस देने वाली चौथी कंपनी है रोटो पंप्स, यानी कि कंपनी की एक्स डेट 11 जुलाई है और एक शेयर पर 2 बोनस शेयर जारी करने जा रही है। वैसे तो बोनस शेयर वह होते हैं जिन्हें कंपनी अपने निवेशकों को
बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के ऑफर करती है और शेयर की फेस वैल्यू भी नहीं बदलती और निवेशकों के पास रखे शेयरों की संख्या बढ़ जाती है और कंपनी एक पर एक बोनस शेयर देती है तो निवेशकों के पास कुल 2 शेयर हो जाते हैं और भाव घटकर आधा हो जाता है। दरअसल कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी का बाजार मूल्य स्थिर बना रहता है और शेयरों के बाजार भाव इसी अनुपात में घट जाते हैं। सो शेयरों के भाव नीचे आने से उम्मीद बनती है कि ज्यादा बड़ी संख्या में निवेशक इसमें ट्रेड करेंगे और इसमें कीमतों पर असर देखने को मिल सकता है। पर ध्यान रखें कि कॉर्पोरेट एक्शन के आधार पर ही निवेश का फैसला नहीं लिया जा सकता। ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन जैसे डिविडेंड, बोनस, स्टॉक स्प्लिट आदि स्टॉक पर छोटी अवधि में या कम ज्यादा असर डाल सकते हैं और अच्छी कमाई के लिए कंपनी का अपना एक अलग प्रदर्शन, आगे के प्लान और स्टॉक के स्तर प्रमुख संकेत होते हैं। और अगर ये पॉजिटिव है तो कॉर्पोरेट एक्शन का फायदा उठाने में समझदारी है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह तो जरूरी है। अगर किसी भी शेयर में एंट्री करनी है तो देखिए स्टडी तो होनी ही चाहिए। वो फिर आप चाहे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के करें या फिर कोई आपकी अपने एक्सपीरियंस्ड हो। बाकी वीडियो हमने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।